माघ मेले में हठ योगियों की कठिन तपस्या, क्या लिया गया संकल्प, एक रिपोर्ट आगे दिखाएंगे। साथ ही बताएंगे अब टू व्हीलर खरीदने पर 2 हेलमेट भी जरूर लेने होंगे। आपके काम की खबर भी अब से थोड़ी देर में। आर्मी डे के खास मौके पर जयपुर में आसमान से लेकर जमीन तक हर जगह भारतीय सेना के जाबाजों से जलवा बिखेरा। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को पस्त करने वाले पिनाका लॉन्चर सिस्टम की भी झलक दिखी। भारतीय जाबाजों ने दिखाया दम, आसमान से लेकर जमीन तक पराक्रम। यह हिंदुस्तान की आन बान और शान है, जिनके जोश, जज्बे और साहस को देश पर नाज है। शौर्य की ये तस्वीरें हर देशवासी को गर्व से भरने वाली हैं। थल सेना दिवस के मौके पर पहली बार आर्मी एरिया से बाहर आर्मी डे परेड का आयोजन हुआ। हेलीकॉप्टर फ्लाईपास्ट के साथ रिहर्सल की शुरुआत की गई। 5 हेलीकॉप्टर का काफिला परेड रोड के ठीक ऊपर से गुजरा, जिसमें अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर के साथ स्वदेशी हेलीकॉप्टर प्रचंड भी शामिल रहा। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को धूल चटाने वाला पिनाका लॉन्चर सिस्टम की झलक भी देखने को मिली, जिसने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर सटीक और विनाशकारी हमले किए। आकाश मिसाइल जैसे ही गुजरी, दर्शक दीर्घा में लोग जोश से भर गए। आकाश मिसाइल सिस्टम आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी खोज है। T-90 भीष्म टैंक के प्रदर्शन से युवा रोमांचित थे। यह भारत का सबसे एडवांस टैंक है। अर्जुन टैंक ने अपनी धमक दिखाई, जिसे आत्मनिर्भर भारत के तहत बनाया गया है, जो 120 मिलीमीटर राइफल गन और मशीन गन से लैस है। दुश्मन से बचाते हुए सारथ, जो सैनिकों को रेगिस्तान से लेकर दुर्गम इलाकों तक आसानी से पहुंचाता है, इसका भी प्रदर्शन किया गया। भारत के स्वदेशी और तीसरी पीढ़ी के एंटी टैंक गाइडेड नाग मिसाइल सिस्टम भी इस रिहर्सल में नजर आया। एंटी एयरक्राफ्ट गन शिल्का को कौन भूल सकता है, जिसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट और ड्रोन मार गिराए थे। वो भी महर रोड पर शान से गुजरा। पैदल सैनिकों के साथ साथ घुड़सवार टुकड़ियों के अलावा रोबोटिक डॉग्स का भी प्रदर्शन किया गया। जवानों के बाइक स्टंट भी बेहद रोमांचक रहे। ऑपरेशन सिंदूर में शहादत को सम्मानित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। ग्रेटर नोएडा में दूषित पानी मुसीबत बन गया है। ग्रेटर नोएडा के अल्फा 2 सेक्टर में गंदा पानी पीने से 70 लोग बीमार हो गए। न्यूज़ 18 की टीम ने सोसाइटी का जायजा लिया। ग्रेटर नोएडा में दूषित पानी लोगों की सेहत पर भारी पड़ रहा है। ग्रेटर नोएडा की डेल्टा 1 सोसाइटी में पिछले हफ्ते ही गंदा पानी पीने से 30 लोग बीमार हुए थे। लोगों को पेट दर्द, उल्टी की शिकायत आ रही थी। अब ग्रेटर नोएडा के अल्फा 2 सेक्टर में दूषित पानी लोगों को बीमार कर रहा है। 70 से ज्यादा लोगों के बीमार होने की खबर सामने आई है। इसमें बच्चे से लेकर पुरुष, महिलाएं और बुजुर्ग सभी शामिल हैं। ये नाला है जो पूरी तरीके से ओवरफ्लो हुआ और इसका पानी बाहर सड़कों पर आ गया। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये नाला जो है, इसका गंदा पानी सीधे ड्रेन में जा रहा है और ड्रेन से कुछ पाइपलाइन, जो कि पुरानी पाइपलाइन है, वहां पर ये पानी रिसता है और फिर घरों में पहुंचता है। लिहाजा एक आम आदमी एक स्वच्छ पानी भी नहीं पी पा रहा। क्योंकि हमारे सेक्टर में ये समस्या लगभग 1.5-2 वर्ष से बनी हुई है। सेक्टर में हमारे यहाँ पीने का जो पानी है वो बिल्कुल गंदा और बदबूदार घरों में जाता है। कुछ समय पहले से जो बड़ी इंदौर की घटना हुई है, उस घटना के बाद ये मुद्दा हमारा भी गर्म हो गया है। अन्यथा हम तो 1.5 वर्ष से इसमें कंटिन्यू शिकायतें करते आ रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। न्यूज़ 18 की टीम अल्फा 2 सेक्टर में पहुंची और वहां जाकर हालात देखे। बताया जा रहा है कि गंदा पानी मेन लाइन में जा रहा है, जिससे घरों में गंदा पानी सप्लाई हो रहा है। पानी पीने लायक नहीं बचा। इसके लिए स्थानीय लोग बाहर से पानी मंगा रहे हैं। 4 दिन पहले हमने कैंप भी लगवाया स्वास्थ्य विभाग का। उसमें करीब 2 घंटे के अंदर चेकिंग हुई। एक ही ब्लॉक के अंदर 80-90 आए,
चेक करवाने के लिए, जिसमें से 70 सैंपल ऐसे थे निकले जो बीमार पानी के द्वारा हुए। इस टाइप से जो है एक तरफ से पूरे ब्लॉक में जो है अगर देखा जाए तो 500 के अंदर 250-300 आदमी यहाँ बीमार है। जैसे कि हमारे इस पानी से हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, दूषित पानी पीने से बच्चों के शरीर में बॉडी पे एलर्जी हो रही है, बच्चे इतने परेशान हैं, हम लोग परेशान हैं, कहाँ से पानी पिए। नालियों में पानी जा रहा है, अंदर बाथरूम में पानी रुक रहा है। बताइए क्या किया जाए, समस्या का कैसे हल किया जाए। मैम आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मधु है। मधु जी, किस तरीके की समस्याएं हैं? चूंकि आप लोग गृहिणी हैं, घर पर रहती हैं, खाना बनाना है, कपड़े धोने, तमाम कार्य होते हैं, अब उनके लिए क्या कर रहे हैं? बदबू होती है कि पानी खोलते के साथ ही ना रुका नहीं जाता, इतनी गंदी बदबू है। और यहाँ से ये जो पानी पाइप टूटे होते हैं तो इनमें ये नाली का पानी जाता है सप्लाई में, और इतना गंदा पानी आ रहा है कि हम मजबूर हो जाते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी से कई लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में ग्रेटर नोएडा की कई सोसाइटी में दूषित पानी संकट बनता जा रहा है। अल्फा 2 सोसाइटी में तकरीबन 20,000 घर बताए जा रहे हैं। काफी समय से समस्या बनी हुई है, लोग अथॉरिटी के अधिकारियों को दोष दे रहे हैं। ग्रेटर नोएडा से हिमांशु शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। ग्रेटर नोएडा में न्यूज 18 की खबर का असर, दूषित पानी मामले में जांच जारी, घर घर जाकर स्वास्थ्य टीम जांच कर रही है। कुछ दिन पहले 70 से ज्यादा लोग बीमार थे। न्यूज 18 पर खबर दिखाने के बाद आज जांच तेज हुई है। पेट दर्द, बुखार की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। अल्फा 2 सोसाइटी में लंबे समय से दूषित पानी की समस्या बनी हुई है। तो न्यूज 18 ने इस खबर को आपको दिखाया था, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग अब घर घर जाकर जांच कर रहा है। गंदे और बदबूदार पानी की समस्या लगातार बनी हुई है। आपको बता दें, डेल्टा 1, अल्फा 2 ये तमाम बड़े ऐसे सेक्टर्स हैं जो रेजिडेंशियल सेक्टर्स है। यहाँ पर एक आम आदमी को पानी की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हम अल्फा 2 सेक्टर में मौजूद हैं और आपको तस्वीरें दिखाएंगे किस तरीके से। आप देखिए, ये नाला है जो पूरी तरीके से ओवरफ्लो हुआ और इसका पानी बाहर सड़कों पर आ गया। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये नाला जो है, इसका गंदा पानी सीधे ड्रेन में जा रहा है और ड्रेन से कुछ पाइपलाइन, जो कि पुरानी पाइपलाइन है, वहां पर ये पानी रिसता है और फिर घरों में पहुंचता है। लिहाजा एक आम आदमी एक स्वच्छ पानी भी नहीं पी पा रहा। हमारे साथ तमाम सेक्टर के लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं और आरडब्ल्यूए के भी लोग हैं। सीधे बातचीत करते हैं। आरडब्ल्यूए के प्रेसिडेंट है जो लगातार ग्राउंड जीरो पर हैं और जहां भी शिकायत मिल रही है वहां पर जाते हैं, अथॉरिटी के अधिकारियों से संपर्क करते हैं, बातचीत करते हैं। सुभाष जी, किस तरीके की समस्याएं हैं, कब से ये समस्याएं बनी हुई हैं? नमस्कार भाई साहब, मैं सुभाष भाटी, अल्फा 2 प्रेसिडेंट। साथियों, जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे सेक्टर में ये समस्या लगभग 1.5-2 वर्ष से बनी हुई है। सेक्टर में हमारे यहाँ पीने का जो पानी है वो बिल्कुल गंदा और बदबूदार घरों में जाता है। कुछ समय पहले से जो बड़ी इंदौर की घटना हुई है, उस घटना के बाद ये मुद्दा हमारा भी गर्म हो गया है। अन्यथा हम तो 1.5 वर्ष से इसमें कंटिन्यू शिकायतें करते आ रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मकर संक्रांति के मौके पर अलग अलग शहरों में आसमान में पतंग की पेच लड़ी, लेकिन चाइनीज मांझा मुसीबत बन गया। जौनपुर में डॉक्टर की मौत हो गई तो कुछ और जगहों पर भी लोग घायल हुए। जौनपुर में चाइनीज मांझे से डॉक्टर की मौत, रायबरेली में युवक का गला कटा, उज्जैन में 2 लोग मांझे से घायल, नर्मदापुरम में बाइक सवार घायल, जयपुर में 10 साल के मासूम की मौत, कोटा में युवक का चेहरा कटा, सिरोही में मोटरसाइकिल सवार घायल हुआ। ये महज आंकड़े नहीं हैं, बल्कि प्रतिबंधित चाइनीज मांझे का आतंक है, जिससे मकर संक्रांति पर कोहराम मच गया। जिस त्योहार पर आसमान पतंगों से हरा भरा होता है, उसी पर्व पर आसमान के नीचे सड़कों पर मौत घूमने लगी। प्रतिबंधित चाइनीज मांझा जो हर साल चेतावनियों के बावजूद जानलेवा बनता जा रहा है। प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के कहर की सबसे दर्दनाक तस्वीर आई उत्तर प्रदेश के जौनपुर से, जहां बाइक से घर लौट रहे एक डॉक्टर की गर्दन चाइनीज मांझे से कट गई और इलाज से पहले ही उसकी मौत हो गई। सवाल वही, कार्रवाई क्यों नहीं? मौत तो वहाँ पे रास्ते में, वहाँ पे प्रसाद के पास, तो वहाँ मालूम हो कि नहीं, वहाँ जाइए, वहाँ जाइए। तुमने पता चला कि कैसे हादसा हुआ, कैसे, किस चीज़ से गर्दन कर ली, क्या पता चला? मंझे से बोले पतंग उड़ा रहे थे। जौनपुर से गिराकर जा रहे थे अपनी मोटरसाइकिल से और उसी समय प्रसाद इंटरनेशनल स्कूल के सामने उनकी गर्दन मंझे में फंस गई और एक घायल हो गए।
पुलिस के द्वारा और अन्य लोगों के द्वारा इनको अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पे इलाज के दौरान इनकी चाइनीज मांझे से कटने से मृत्यु हो गई। चाइनीज मांझे से कुछ यही हाल यूपी के रायबरेली में युवक के साथ हुआ। मलिक मऊ पुल के पास चाइनीज मांझे से युवक का गला इस कदर कट गया कि उसे गंभीर हालत में लखनऊ रेफर करना पड़ा। उसका थ्रोट एलिगेड हिस्ट्री ऑफ थ्रोट कट फ्रॉम काइट स्टिंग है समझा, तो उसको भर्ती करके उसका इलाज किया जा रहा है। हालत गंभीर है और इसको भर्ती करके इलाज करना है। मध्य प्रदेश में उज्जैन के आगरनाका और फाजलपुरा में एक युवक और एक महिला चाइनीज मांझे के शिकार बन गए। हादसे में युवक का गला गंभीर रूप से कट गया, जबकि महिला के दोनों पैर में गंभीर चोटें आईं। सब्जी खरीदने गई महिला चाइनीज मांझे की चपेट में आ गई, जबकि मोटरसाइकिल सवार युवक गले में मांझा फंसने से घायल हो गया। मैं स्टेशन पे से आ रहा था, मेरे भतीजे को भांजे को छोड़ के, तो माता जी गया तो घर पे जा रहा था भट्टे पे, अचानक रस्सी आ गई, डोर, गला कट गया, हाथ भी कट गया बाइक से। प्रतिबंध के बावजूद चाइनीज मांझे की खुलेआम बिक्री ने आम लोगों की जान को खतरे में डाल दिया है। मध्य प्रदेश के ही नर्मदापुरम के सिवनी मालवा में बाइक सवार के गले और कान के पीछे 7 टाके आए हैं। कभी पेशेंट आया है जिसका सोहेल मसीह नाम है, जो बाइक से जा रहा था। उनका जैसा कहना है कि बाइक से जाते हुए कोई धागा सा था, वो मांझे का ही धागा वैसा है, क्योंकि सामान्यतः धागे से इस तरह नहीं कटता, वो मांझे का बताया उन्होंने कि वो कट लगा उनके गाल पे से और लगभग 7 टाके के लगभग उस पर आए हुए हैं। और अभी उनकी ड्रेसिंग और ये चल रहा है अभी आगे, तो उन्होंने आके सूचना ये दी कि धागे से कटा है। चाइनीज मांझे की वजह से राजस्थान के जयपुर से सबसे ज्यादा घायलों की खबर सामने आई। 150 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। राजस्थान के सुरोही में एक मोटरसाइकिल सवार प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की वजह से घायल हो गया। कोटा में चाइनीज मांझे से एक युवक का चेहरा कट गया। घायल युवक को सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। रास्ते में क्या मंझा आ गया तो साथ वाले की गर्दन पे और केस पे कट गया। इंदौर में हालात ऐसे कि पुलिस को सड़कों पर उतरना पड़ा। फ्लाईओवर के नीचे चलने की अपील की गई ताकि लोग बच सके। रीवा के गोघर ईदगाह इलाके में पुलिस ने चाइनीज मांझा जब्त किया। देश के अलग अलग शहर, अलग अलग चेहरे, लेकिन खतरा एक ही, चाइनीज मांझा। सवाल है कि प्रतिबंध के बावजूद खुलेआम चाइनीज मांझा बाजारों में कैसे बिका, जिसका शिकार कई लोग हुए। प्रयागराज में माघ मेले के दौरान अजब गजब साधु भी पहुंचे, जिनकी कठिन तपस्या देखकर श्रद्धालु भी हैरान हैं। आखिर कौन है ये हठ योगी, इस रिपोर्ट में देखिए। प्रयागराज माघ मेले में देश भर से साधु संत पहुंच रहे हैं, जहां कई संत कठिन तप कर रहे हैं। कड़कड़ाती ठंड भी उनके ऊपर बेअसर है। श्री परमहंस आश्रम गौरीगंज अमेठी के पीठाधीश्वर स्वामी अभय चैतन्य ब्रह्मचारी शिव योगी मौनी महाराज ने मकर संक्रांति के स्नान पर्व पर दंडवत परिक्रमा पूरी की। अयोध्या के बाद काशी और मथुरा में मंदिर का संकल्प मन में है। काशी मथुरा में मंदिर निर्माण और हिंदू राष्ट्र के संकल्प को लेकर मौनी महाराज अपने शिविर से करीब 1.5 किलोमीटर तक जमीन पर लेटकर संगम घाट पहुंचे, जिन्हें देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ जमा हो गई। इसके बाद उन्होंने संगम पर डुबकी लगाई। इस मौके पर उन्होंने गंगा में खड़े होकर भक्तों के साथ भगवान शिव की पूजा अर्चना भी की और हवन और आरती भी की। माघ मेले में अपनी खास वेशभूषा से और अपनी कठिन साधना से लोगों के आकर्षण का केंद्र रहने वाले अभय चैतन्य ब्रह्मचारी शिव योगी मौनी महाराज आज मकर संक्रांति के मौके पर चक्रवर्त दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं। श्री धाम अयोध्या की तरह काशी मथुरा में भव्य मंदिर निर्माण के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए, सनातन धर्म के लिए इस तरह की 1644वीं चक्रवर्ती दंडवत परिक्रमा उनकी हो रही है। इस परिक्रमा में खास तौर पर वो लौट कर आते हैं। आप देखिए कि ये कितनी कठिन जो है वो साधना है। संगम अपर मार्ग पर आपका जो शिविर है, वहां से शिविर से जो 5,51,00,000 रुद्राक्ष की मड़ियों से शिवलिंग स्थापित किया है आपने, वहां पर पूजा अर्चना के बाद निकले हैं और यहां पर लौट कर यह परिक्रमा यहां पर कर रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि कितनी कठिन ये साधना है, ये परिक्रमा है और वहां से ये निकले हैं और जो संकल्प है उसके बारे में हम उनसे बातचीत करेंगे। महाराज जी ये बताएं कि कितना कठिन परिक्रमा है ये और ये कौन सी आपकी चक्रवर्ती दंडवत परिक्रमा है? 1644वीं बार मैं लेट करके इस बार संगम की गोद पे पहुंच रहा हूं। अब तक 3348 किलोमीटर लेट के परिक्रमाएं की जा चुकी है। इस बार का संकल्प है काशी मथुरा मंदिर निर्माण को लेकर। माघ मेले में इस बार भी साधु संतों और हठ योगियों की अनूठी साधना लोगों को हैरान कर रही है।
कांटे वाले बाबा भी हैं जिन्होंने कांटों की सेज को ही विस्तर बना लिया है। रमेश निषाद यानी कांटे वाले बाबा बिहार के कटिहार के रहने वाले हैं। वो हर बार माघ मेले और कुंभ मेले में प्रयागराज आते हैं। अक्षय वट मार्ग पर कांटों पर लेटे बाबा रमेश निषाद सालों से कठिन साधना कर रहे हैं। जो भी इनके पास से गुजरता है वो वहीं रुक जाता है। श्रद्धालु बाबा के पास खिचड़ी के दान के साथ ही चढ़ावा भी चढ़ा रहे हैं। उन्होंने कांटों का आसन तैयार किया, साथ ही वो डमरू बजाते हैं जिसकी आवाज सुनकर लोग उन्हें देखने चले आते हैं। कांटे वाले बाबा ने भी काशी और मथुरा में मंदिर बनने का संकल्प लिया। जब तक मंदिर पूरा नहीं हो जाता उनकी साधना ऐसे ही चलेगी। माघ मेले में हठ योगी भी हैं जो कठिन तप और साधना से चर्चा में हैं। ऐसे ही श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े के 2 नागा सन्यासी माघ मेले में आए हैं। जन कल्याण के लिए 12 साल तक खड़े रहने का संकल्प लिया है। पैरों में सूजन भी आई है, लेकिन उनका कहना है कि संकल्प सिद्धि तक वो रुकेंगे नहीं। मकर संक्रांति के मौके पर काशी सुमेरु पीठाधीश्वर स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती ने भी अपने भक्तों के साथ पवित्र संगम में स्नान किया। प्रयागराज से सर्वेश दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वाराणसी में भी ऐसा मंदिर है जहां रीलबाजों से परेशान होकर मंदिर प्रशासन की गर्भगृह के एक द्वार के बांस की बल्लियों को बंद करना पड़ गया और रील बनाने पर प्रतिबंध लगाना पड़ा। 84 घाटों में से एक घाट क्षेमेश्वर घाट है और इसी घाट पर स्थित क्षेमेश्वर महादेव मंदिर में रील बनाई जाती है। इस मंदिर के इस गेट के जो पूरब की तरफ जो गेट है उसका जो दूसरा हिस्सा है, अब उस पर बाकायदा बांस की बल्ली लगा दी गई है ताकि लोगों का जो वीडियो है, फोटो है, वो नहीं खींच पाए। यहाँ के जो मंदिर के जो देख रेख करने वाले लोग हैं उनका कहना है कि रील बनाने वालों की भीड़ इतनी लगने लगी कि यहाँ पूजन पाठ करने में भी दिक्कत होने लगी। आपने ये जो नियम निकाला है, कितना परेशान हो गई रीलबाजों से लेकर? परेशान हो गए, अभी तो मना करती है, थोड़ा सी कम हो गए हैं, ये बात नहीं है। मना कर दी है, हम लोग झाड़ पोछ करते हैं शाम को। बड़ा काफी सुंदर यहाँ का व्यू होता है, इसी कारण यहाँ डिमांड। हाँ, डिमांड होता है। अभी इधर थोड़ा देखेंगे, बहुतों का भीड़ अभी इधर देख लीजिए थोड़ा, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। फोटो लेना भी तो मना थोड़ी है। अच्छा, तो ये बताइए, आज की युवा पीढ़ी जो है वो तो रील लगातार बनाती है, ऐसे में मंदिर प्रशासन का ये जो नियम है इसको क्या? सरकार की ओर से हर 2 पहिया वाहन के साथ 2 हेलमेट खरीदना अनिवार्य कर दिया गया। परिवहन विभाग की ओर से एक आदेश जारी किया गया जो सभी डीलर्स को दिया गया है। सड़क सुरक्षा के लिए सरकार समय समय पर गाइडलाइन जारी करती है। अक्सर देखा गया कि जब 2 व्हीलर हादसे का शिकार होते हैं तो ज्यादा लोगों की जान इसलिए गई क्योंकि उन्होंने हेलमेट नहीं पहना था। लेकिन अब यूपी में सरकार की तरफ से हर 2 पहिया वाहन के साथ 2 हेलमेट खरीदना अनिवार्य है। जितने 2 व्हीलर की बिक्री होगी डीलर उसे करेगा, उसके हिसाब से हेलमेट बिक्री का डेटा भी जुटाएगा। दोनों हेलमेट की कीमत ग्राहक को चुकानी होगी। इसको कंपलसरी कर दिया गया है। हालांकि ट्रैफिक पुलिस और पुलिस ये कोशिश करती है, चेकिंग भी करती है कि पिलियन राइडर भी अगर हेलमेट नहीं लगाया है तो उसका चालान किया जाता है। हेलमेट ना लगाने पर 1000 रुपये का चालान किया जाता है। लेकिन सरकार की मंशा ये है कि महज चालान के लिए इस तरह की कोई कार्रवाई ना की जाए, बल्कि आम आदमी खुद जागरूक हो। और जब से मैं 2013 से हूँ मैं यहाँ पे, मैं खुद कस्टमर को चाहता हूँ मेरा हेलमेट लेके जाए, कस्टमर भी सेफ रहे। गाड़ी लड़े भिड़े तो कस्टमर हेलमेट पहना है तो गाड़ी टूटे या फूटे, मैं कस्टमर तो सेफ रहेगा। हम यही चाहते हैं, कस्टमर जितने भी ज़्यादातर हम 100 या 50 गाड़ी बेचते हैं तो हम ये चाहते हैं मेरा कस्टमर हेलमेट लेके जाए। सेल्समैन पूरी तरह कोशिश करते हैं कि ग्राहक 2 व्हीलर के साथ हेलमेट जरूर खरीदें। कानून के बारे में भी बताया जाता है। हालांकि कई ऐसे ग्राहक हैं जो हेलमेट ना खरीदने के लिए बहाने बनाते हैं, लेकिन कस्टमर को भी ये समझना होगा कि उसकी सुरक्षा के लिए ऐसा किया जाता है। परिवहन विभाग की तरफ से आदेश दे दिया गया है, ये सभी डीलरों के लिए नियम जारी होंगे। जब हमारे पास आते हैं तो बेसिकली हम लोग मतलब ये चीज़ बोलते हैं, हम लोग हेलमेट ऐड ऑन करते हैं। कस्टमर्स बट हटवा देते हैं कि नहीं मैम हमारे पास है, बट हेलमेट की हम लोग पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन से देते हैं और ज़रूर देते हैं। मतलब हेलमेट हमारे यहाँ बेचना भी कंपलसरी होता है। और कभी समटाइम्स ऐसा होता है कि कस्टमर कहते हैं नहीं यहाँ हमें नहीं समझ में आ रहा है, तो हम जो है क्या कहते हैं बाहर से परचेज़ कर लेंगे। तब भी हम लोग कहते हैं कि ठीक है आप बाहर से आइए, तो बाहर से आइए तो आप रिसिप्ट हमको दीजिए,
तब हम वो लगाएं, क्योंकि सर वो आरटीओ की फाइल में लगना भी इम्पोर्टेंट है। को क्या लगता है कि हेलमेट ज़रूरी है, आपके ऊपर ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है या आप वाकई खरीदना चाहते हैं, खरीदना चाहिए? नहीं, हेलमेट ज़रूरी है, हम खरीदना चाहते हैं। आप हेलमेट ज़रूरी है। क्या सिर्फ कानून का डर या अपनी सेफ्टी? नहीं, अपनी सेफ्टी के लिए। कानून का डर क्या है, हेलमेट सेफ्टी है। हादसों को रोकने के लिए अब 1 बाइक 2 हेलमेट नियम लागू है। नियम लागू होने के बाद ट्रैफिक पुलिस, परिवहन विभाग और स्थानीय पुलिस मिलकर चेकिंग अभियान चलाएंगे। लखनऊ से ऋषभ मणि त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।